संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। वो खबर चाहे राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी। तो हो जाइए तैयार। हरियाणा के हिसार में पीएम मोदी ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस को मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो वो अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाते। संसद में 50% टिकट मुसलमानों को दें, वो जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं करना है। कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि इनकी नीयत कभी किसी का भला करने की नहीं है, मुसलमानों का भी भला करने की नहीं थी। यही कांग्रेस की असली सच्चाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति ने मुस्लिम समुदाय को कोई फायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें नुकसान ही पहुंचाया। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने का विकल्प चुना, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। नए प्रावधानों से वक्फ की पवित्र भावना का सम्मान होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन है। अगर वक्फ संपत्तियों का लाभ जरूरतमंदों को दिया जाता तो उन्हें फायदा होता, लेकिन इन संपत्तियों का फायदा भूमाफियाओं को मिला। अब नए वक्फ कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। नए प्रावधानों से मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, महिलाओं, खासकर मुस्लिम विधवाओं को, बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और उनका हक सुरक्षित भी रहेगा। यही असली सामाजिक न्याय है। कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, सामाजिक न्याय के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी, उसको भी छुरा घोंपकर उस संविधान के प्रावधान को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। कांग्रेस ने बाबा साहेब को अपमानित किया, उनके विचारों को खत्म करना चाहा। सलमान खान की एक मुश्किल खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। सुपरस्टार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिलती रहती हैं। पिछले कुछ महीने से मामला थोड़ा शांत था, लेकिन एक बार फिर उन्हें जान का खतरा है। मुंबई के वर्ली वाले ट्रैफिक डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप नंबर पर किसी अज्ञात शख्स ने उन्हें धमकी दी है। दरअसल सलमान को घर में घुसकर मारने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही सलमान की गाड़ी को बम से उड़ा देने की धमकी भी मिली है। फिलहाल वर्ली पुलिस स्टेशन में धमकी देने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक सलमान खान को यह धमकी रविवार सुबह यानी 13 अप्रैल को आई थी। सुबह 6 से 7 बजे के करीब व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए ये धमकी मिली थी। दरअसल ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सलमान खान के नाम पर यह छठी धमकी है। दरअसल सलमान खान के पीछे लंबे वक्त से लॉरेंस बिश्नोई पड़ा हुआ है। कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग भी की गई थी। वहीं सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक्टर बुरी तरह से टूट गए थे। हालांकि अब एक बार फिर उन्हें घर में घुसकर मारने की धमकी मिली है। साथ ही गाड़ी को भी बम से उड़ाने की बात कही गई है। सलमान खान ने अपनी फिल्म सिकंदर के प्रमोशन के वक्त धमकियों को लेकर खुलकर बात की थी। वो कहते दिखे थे कि भगवान अल्लाह सब कुछ उन पर ही है, जितनी उम्र लिखी हुई है
उतनी ही लिखी है। हालांकि वो अपने परिवार की सिक्योरिटी को लेकर परेशान रहते हैं। यही वजह है कि इस बार ईद पर उन्होंने जब बालकनी में आकर लोगों को बधाई दी तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ दिखे। दरअसल 3 महीने पहले ही बुलेट प्रूफ शीशा लगवाया गया था। वहीं फिल्म की शूटिंग हो, इवेंट हो या फिर कुछ और, सलमान खान तगड़ी सुरक्षा के बीच ही हर इवेंट में पहुंचते हैं। दरअसल सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी नहीं मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लाइव थ्रेट्स मिलते रहे हैं, जिसे देखते हुए सुपरस्टार को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। वहीं घर को भी बुलेट प्रूफ करवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को गाली देने के मामले में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ बिहार में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत बीजेपी के मीडिया इंचार्ज दानिश इकबाल ने दर्ज कराई है। इकबाल ने पुलिस से कन्हैया के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। शिकायत दर्ज कराने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इकबाल ने कहा कि एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कन्हैया कुमार ने PM मोदी और RSS के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें आतंकवादी करार दिया। मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बारे में चुप रहेंगे या इन देशद्रोहियों को काबू में रखेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो बेहद आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है। हमने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और तत्काल FIR दर्ज करने की मांग की है। हमें पूरा भरोसा है कि पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। कन्हैया कुमार इस समय कांग्रेस की छात्र शाखा NSUI के प्रभारी हैं और नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए बिहार में अभियान चला रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बिहार में नौकरी दो पलायन करो पदयात्रा की थी। 26 दिनों की इस यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार के कई जिलों का दौरा किया था। कन्हैया की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा 11 अप्रैल को समाप्त हुई थी। इस यात्रा के समापन पर कन्हैया ने CM आवास के घेराव का प्लान बनाया था, लेकिन उनका ये प्लान सफल नहीं हो पाया। पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस दौरान पटना की सड़कों पर काफी बवाल हुआ। कन्हैया समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए थे। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक चौकसी की गिरफ्तारी 12 अप्रैल को हुई थी। वो कैंसर का इलाज कराने के बहाने बेल्जियम पहुंचा था और वहां स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था, मगर इससे पहले वो भारतीय जांच एजेंसियों के जाल में फंस गया। भगोड़ा चौकसी PNB बैंक घोटाले का आरोपी है। सूत्रों के मुताबिक भगोड़े चौकसी ने बेल्जियम में भारत और एंटीगुआ की नागरिकता की बात छिपाई थी। वहां से स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। वो बेल्जियम में कैंसर का इलाज करवाने के बहाने पहुंचा था। भारतीय जांच एजेंसियां ED और CBI इसे ट्रैक कर रहे थे। जानकारी मिलते ही बेल्जियम की जांच एजेंसियों को अलर्ट किया गया। चौकसी से जुड़े तमाम दस्तावेजों और ओपन अरेस्ट के कागजात भी बेल्जियम एजेंसियों से शेयर किए गए। इसके बाद बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी को पकड़ा। साल 2017 में इसने एंटीगुआ की नागरिकता ली थी। इसके 1 साल बाद यानी 2018 में मेहुल चौकसी परिवार के साथ एंटीगुआ फरार हुआ था। वहीं साल 2021 के आखिरी में वो एंटीगुआ से फरार हो गया था। इससे पहले चौकसी डोमिनिका में भी एक बार पकड़ा जा चुका है, लेकिन 51 दिन जेल में रहने के बाद इसे ब्रिटिश क्वीन की प्रीवी काउंसिल से राहत मिल गई थी। चौकसी पर PNB बैंक से 13,850 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। चौकसी की कंपनी का नाम गीतांजलि जेम्स लिमिटेड था। PNB घोटाला भारत के बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में से एक माना जाता है। ये घोटाला 2018 में सामने आया था और इसके मुख्य आरोपी में हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी और उसके भांजे नीरव मोदी शामिल थे। पंजाब नेशनल बैंक ने फरवरी 2018 में खुलासा किया कि इसके मुंबई के ब्रैडी हाउस ब्रांच में लगभग 13,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। ये धोखाधड़ी फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के माध्यम से की गई, जो बैंक द्वारा जारी किए गए थे। इस धोखाधड़ी की शुरुआत 2011 में हुई और ये 7 साल तक जारी रही, जब तक कि एक नए कर्मचारी ने संदिग्ध गतिविधियों को नोटिस नहीं किया।
इस घोटाले से पीएनबी के शेयरों में 40% से अधिक की गिरावट आई, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। आज 14 अप्रैल है। हर साल आज ही की तारीख में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। सरकार से लेकर राजनीतिक दल अंबेडकर जयंती पर उन्हें याद करते हैं अपनी अपनी तरह से। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने सबको चौंका दिया है। वो कैसे, आइए जानते हैं। योगी सरकार ने 14 अप्रैल के पहले यानी 13 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में बाबा साहेब अंबेडकर की सभी मूर्तियों, उनके जुड़े तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्मारकों की मरम्मत, रखरखाव और रंग रोगन का आदेश दिया और 13 अप्रैल तक सभी जनपदों में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती से पहले इसे पूरा करने के आदेश दिए थे। यही नहीं, सभी सरकारी अधिकारियों को खुद जाकर ये सुनिश्चित करने को कहा कि बाबा साहेब से जुड़ा कोई भी स्मारक छूटना नहीं चाहिए। सभी का रंग रोगन, मरम्मत और लाइटिंग पूरी हो। सभी कस्बों और बस्तियों में भी अगर बाबा साहेब की प्रतिमा लगी हुई है तो अधिकारी वहां जाकर खुद इसकी साफ सफाई करवाएं और रंग रोगन सुनिश्चित करें। इस फरमान का असर ये हुआ कि हर जनपद में घूम घूम कर सरकारी अधिकारी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सभी प्रतिमा और स्मारकों को साफ सुथरा कराते दिखे। चंदौली से लेकर मुजफ्फरनगर और महाराजगंज से लेकर झांसी तक सरकारी बाबुओं की ये ड्यूटी दलित बस्तियों तक दिखाई दी। कई दलित बस्तियों में जब अचानक ही सरकारी महकमे के लोग पहुंचे और बाबा साहेब की प्रतिमा की साफ सफाई और रंग रोगन कराने लगे तो दलित बस्तियों के लोग भी चौंक पड़े। हालांकि हर बार 14 अप्रैल के पहले बाबा साहेब की प्रतिमा और स्मारकों को साफ किया जाता था, लेकिन ज्यादातर स्थानीय लोग या दलित संगठन इस काम को करते थे। लेकिन इस बार खुद सरकार ने इसका जिम्मा उठाया और अपने अधिकारियों को लगाकर बाबा साहेब की प्रतिमा और स्मारकों को साफ सुथरा कराया है। मुख्यमंत्री योगी के इस सरकारी कदम की तारीफ दलित बस्तियों में हो रही है कि मायावती के बाद पहली बार किसी सरकार ने बाबा साहेब के स्मारकों को लेकर सुध ली है। वक्फ कानून को अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई और तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी टीवीके ने भी चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दोनों दलों ने इस कानून को अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन और संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ बताया है। रविवार को सीपीआई की ओर से पार्टी के महासचिव डी राजा ने सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने तर्क दिया है कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। याचिका में ये भी कहा गया है कि इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अब राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन हो सकता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता प्रभावित होगी। इसी दिन तमिल फिल्म अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्टी कशगम टीवीके ने भी इस अधिनियम को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। टीवीके का कहना है कि ये संशोधन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करता है और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रारूप से प्रेरित कदम करार दिया। इन याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में गठित 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। ये सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वक्फ अधिनियम से जुड़ा ये संशोधन कई राज्यों में विवाद और चिंता का कारण बना हुआ है। बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ और समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में कई अन्य याचिकाएं भी दाखिल की जा चुकी हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों, नागरिक अधिकार समूहों और धार्मिक संस्थाओं ने इस अधिनियम को लेकर अपने अपने मत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे हैं। वक्फ संपत्तियां भारत में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ऐसे में इस कानून में किए गए संशोधनों से जुड़े विवाद ने देशव्यापी बहस को जन्म दे दिया है। अब सबकी निगाहें 16 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां ये तय हो सकेगा कि क्या ये संशोधन संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। कहते हैं कि सब दिन एक समान नहीं होते।
करुण नायर एक बार फिर अपने पुराने दिनों में लौट आए हैं और बल्ले से उन्होंने धमाल मचा रखा है। करुण ने पहले हालिया घरेलू सीजन में रनों का अंबार लगाया और अब इंडियन प्रीमियर लीग में जबरदस्त वापसी की है। ऐसी वापसी जिसे देखकर फैंस दंग रह गए। करुण नायर लगभग 3 साल बाद आईपीएल मैच खेलने उतरे, वो भी दिल्ली कैपिटल्स की ओर से मुंबई इंडियंस के विरुद्ध। करुण को शुरुआती 11 में मौका नहीं मिला था, लेकिन जब दिल्ली ने रन चेस के दौरान पहली ही गेंद पर विकेट खो दिया तो करुण को बतौर इंपैक्ट सब बैटिंग के लिए भेजा गया। दिल्ली टीम मैनेजमेंट का यह फैसला सही साबित हुआ। करुण ने आते ही ताबड़तोड़ शॉट्स लगाकर रनों की बौछार कर दी। करुण नायर ने देखते ही देखते सिर्फ 22 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर ली। ये 50 उन्होंने पावर प्ले में ही पूरी कर ली। ये आईपीएल में लगभग 7 साल बाद उनकी पहली 50 रही। करुण ने इस दौरान यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह को भी नहीं बख्शा। छठे ओवर में तो करुण ने बुमराह के खिलाफ 18 रन बटोरे, लेकिन आईपीएल मैच में बुमराह के एक ओवर में ये भारतीय बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन रहे। करुण नायर जब तक क्रीज पर थे तब तक दिल्ली की टीम रन चेज में काफी आगे थी। उसका स्कोर एक समय में 11.3 ओवर में 2 विकेट पर 135 रन था। ऐसा लग रहा था कि करुण अपने आईपीएल करियर का पहला शतक भी बना सकते हैं, लेकिन मिचेल सेंटनर के उस ओवर की अगली गेंद पर ही करुण बोल्ड हो गए। करुण ने सिर्फ 40 गेंदों का सामना किया और 89 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 12 चौके और 5 छक्के जड़े। करुण का यह आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर भी रहा। करुण नायर के आउट होने के बाद दिल्ली की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। दिल्ली 206 रनों के टारगेट को चेज करने से थोड़ी दूर रह गई और उसका स्कोर 193 तक ही जा पाया। 19वें ओवर में लगातार 3 रन आउट के चलते भी दिल्ली का गेम बिगड़ा। दिल्ली मैच हार गई। तो दर्शकों, हिंदी बुलेटिन में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी।